Good morning, dear student. Myself, Dharmveer Chaudhary. I am your physical chemistry faculty. I have completed my BTech and MTech degree from IIT ISM Dhanbad. Okay, today I am going to start a new chapters of physical chemistry, that is solid state. तो सॉलिड स्टेट में जैसा कि हम लोग मैटर्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो गैसेस को तो हम लोग स्टेट ऑफ मैटर्स चैप्टर जो 11th क्लास में होता है वहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को सॉलिड स्टेट हम लोगों को पढ़ना है. सॉलिड स्टेट में मैं आपको यूनिट सेल से स्टार्ट करने वाला हूँ, बट इसके पहले भी कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, amorphous solid, and crystalline solid is further classified into mainly 4 category, that is covalent solid, molecular solid, metallic solid, ionic solid. okay, तो उस पार्ट्स में भी अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हो कि उस पार्ट्स पे भी मैं आपको वीडियो लेक्चर्स बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे. तो अगर आपको प्रॉब्लम उस टॉपिक में होते हो तो उस टॉपिक्स के भी मैं लेक्चर्स बना दूंगा. ओके, तो मैं यूनिट सेल्स से स्टार्ट करता हूँ. यूनिट सेल्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. यूनिट सेल्स किसी भी सॉलिड्स का, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है. अगर हम लोग बार बार रिपीट करें तो एक बड़े से क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होगा, जनरेशन होगा. इस तरह से आपको समझ में नहीं आया होगा. जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे कोई हम लोगों के पास वॉल है, ठीक है, तो वॉल जो बनता है वो किससे बनता है, बहुत सारे ब्रिक को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वॉल्स का क्या होता है, जनरेशन होता है. ये बात आपको पता है. तो मतलब बहुत सारे ब्रिक को हम लोग जोड़े तो एक वॉल का क्या हुआ, फॉर्मेशंस हो गया. तो इसमें यूनिट सेल क्या होगा, ये जो ब्रिक है, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रिक है, मतलब हम लोग किसको रिपीट कर करके बना रहे हैं, ब्रिक को बार बार रिपीट कर रहे हैं. तो यूनिट सेल का क्या हो रहा है, जनरेशन, वॉल का क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है. तो ब्रिक हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग को यूनिट सेल का ज़रूरत क्यों पड़ा. अब जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट सेल का क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं, और एक यूनिट सेल का जो प्रॉपर्टीज़ होता है, लाइक जो उनका बिहेवियर होता है, उनके बेसिस पे हम लोग पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं. ओके, तो what is unit cell? Unit cell is nothing but a unit cell is the smallest portions of a crystal lattice which when repeated in different directions generates the entire lattice. Unit cell is unit cell is classified into, that is, primitive unit cell and non-primitive unit cell. What is the meaning of primitive? If the atom is only present at corner, then it is called primitive unit cell, and it is also called as simple cubic unit cell. okay, simple cubic unit cell, इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं. ठीक है, एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, मतलब यूनिट सेल क्या होगा जिसमें एटम कहाँ प्रेजेंट होने वाला, ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर. एटम मतलब पार्टिकल्स हमेशा ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होने वाला, कॉर्नर पे. एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर. इसमें एटम्स जो है, या फिर पार्टिकल में बोल दो, एटम जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होने वाला, कॉर्नर या फिर सेंटर पे प्रेजेंट होने वाला. आप समझ पा रहे हो ना, कॉर्नर प्लस सेंटर पे. तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, that is face center cubic unit cell, face centered cubic unit cell. next one is body center cubic unit cell, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो face center unit cell, body center unit cell, edge center unit cell, edge center cubic unit cell, face center cubic unit cell, body center cubic unit cell, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और एक और होता है एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि हमारे सिलेबस के लिए क्या है, कम इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो वैसे तो पढ़ना हम लोगों को चारों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बट उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. तो सबसे पहले हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं.
तो मैं आपको बता दूं, अगर एटम बस कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे, जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। और अगर एटम कॉर्नर एज वेल एज सेंटर पे प्रेजेंट है, अब सेंटर जो हो सकता है फेस सेंटर भी हो सकता है, बॉडी सेंटर भी हो सकता है, एज सेंटर भी हो सकता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर? तो इसको मैं एक क्यूब के फॉर्मेशंस करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लाइक आप ऐसा समझ लो कि ये क्यूब्स है, ये क्या है, क्यूब्स है। तो इस क्यूब्स का सबसे पहले आप लोग बताएं फेस सेंटर कहाँ पे होगा। लाइक किसी भी क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर आपको जब भी पढ़ना है तो आप अपने रूम, आप जिस रूम में बैठे हो आप उसको यूनिट सेल कंसीडर करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सबसे पहला बात ये, तो ये आप ऐसा कंसीडर कर ले कि इस रूम में आप बैठे हुए और ये आपका क्या है, यूनिट सेल है। ओके, तो किसी भी क्यूब में कितना फेस होता है? 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये बात आपको पता है। तो फेस सेंटर जो होगा वो फेस का सेंटर हो जाएगा। बॉडी सेंटर का मतलब क्या हो गया? क्यूब के एकदम बीचों बीच में, ठीक है, तो वो हम लोगों को क्या हो जाएगा? बॉडी सेंटर हो जाएगा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज सेंटर? दैट इज एज के बीचों बीच में अगर हम लोग किसी एटम्स को प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर। तो फेस सेंटर में क्या होने वाला है? इफ एटम इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, then it is called face center cubic unit cell. What is the meaning of body center cubic unit cell? If atom is present at corner as well as body center, that is called body center cubic unit cell. If atom is present at corner as well as edge center, then it is called edge center cubic unit cell. तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये नाम से ही अगर फेस सेंटर है मतलब एटम कॉर्नर के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है? फेस सेंटर पे। अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है तो एटम कॉर्नर के अलावा कहाँ प्रेजेंट होने वाला है? बॉडी सेंटर पे। और एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है मतलब एटम कॉर्नर के अलावा कहाँ प्रेजेंट होने वाला है? एज सेंटर पे क्या होने वाला है? प्रेजेंट होने वाला है। जबकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? एटम इज ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो होपफुली कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड यूनिट सेल को आप नोट करें। फिर हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को डिटेल में हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। ओके, तो आप इस पार्ट को आप जल्दी से नोट करें। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फेस सेंटर यूनिट सेल या फिर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल ही हम लोग बोलते हैं या फिर क्यूबिक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। व्हाट इज एफसीसी? दैट इज पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। मतलब अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर में अगर कंपेयर करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होने वाला है? एटम बस कहाँ प्रेजेंट होने वाला है? कॉर्नर पे। आप थोड़ा डिफरेंस को समझिए, आप ढंग से थोड़ा डिफरेंस को समझिए। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को आप देखोगे तो एटम बस कहाँ प्रेजेंट होने वाला है? कॉर्नर पे। एटम सब कहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है? कॉर्नर पे, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। लेकिन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कंडीशंस क्या होता है? जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोग लिखे थे वही है क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसमें क्या होता है कि एटम जो टच होता है वो एज के अलोंग टच होता है। आप समझ पा रहे हो ना? तो वहां पे ए और आर में जो रिलेशन होता है दैट इज ए इज एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एंड आर इज एटॉमिक रेडियस। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ए इक्वल टू क्या होता है? 2r। वाई इट इज? बिकॉज एटम इज टच अलोंग एज। उसमें एज के अलोंग एटम टच होता है। 4 एटम नीचे होता है और 4 एटम क्या होता है? ऊपर होता है। और जब 8 एटम के सेंटर को हम लोग मिलाते हैं तो वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्या होता है? जनरेशन होता है। तो वो तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हो गया। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फेस सेंटर। तो एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होने वाला है? कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। तो ये सारे कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है, साथ में ये जितने भी फेस सेंटर है, टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट फेस एंड बैक फेस। आप समझ पा रहे हो ना? तो इन फेस पे भी एटम क्या होने वाला है? प्रेजेंट होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हम लोग किसी एक फेस को हम लोग लेके कंसीडर करें, जैसे ऊपर वाले फेस को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ऊपर वाले फेस को मैं इस तरह से बना दिया। अगर आप ऊपर से देखते हो यूनिट सेल को तो आपको इस तरह से ही दिखेगा। तो एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इन चारों कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और साथ में कहाँ पे प्रेजेंट है? फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो क्या होता है? एटम एज के अलोंग टच करता है, बट फेस सेंटर में क्या होता है? एटम फेस डायगोनल के अलोंग टच करने लगता है। मतलब हुआ क्या
कि जब आप 4 एटम रखे हुए थे, मान लेते हैं कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, चारों एटम कॉर्नर पे था, ठीक है। तो बीच में ये यहाँ पे एटम है, आप इस तरह से देखें, आप इस तरह से देखिए, यहाँ पे एक एटम है, ये सिंपल के लिए मैं बना रहा हूँ, ये किसके लिए मैं बना रहा हूँ, सिंपल के लिए बना रहा हूँ, फर्स्ट वाला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये इस तरह से एटम टच कर रहा था, एटम कॉर्नर के अलॉन्ग क्या कर रहा था, टच कर रहा था, ठीक है ना। अब आपको फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है, तो फेस सेंटर में क्या होता है, एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, ठीक है। तो आप फेस सेंटर के लिए क्या करोगे, एटम को तो कॉर्नर पे तो पुट करोगे, साथ में फेस के सेंटर पे ही पुट करोगे। अब आप ऐसा एज्यूम कर ले कि इस एटम का रेडियस r है, ठीक है, और इस एटम का रेडियस r है, तो a = तो क्या हो जाएगा 2r। लेकिन ये किसके लिए आया है, SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पर, आप समझ पा रहे हो ना। तो फेस सेंटर के लिए हम लोगों को एटम को फेस के सेंटर पे भी रखना होगा, आप समझ पा रहे होगे। तो जब यही r रेडियस वाले एटम को हम लोग फेस सेंटर पे रखेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, तो अब जैसे ही उतना ही साइज वाला एटम को इसमें आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, तो ये क्या होगा, ये दूर दूर भागेगा। तो अब क्या हो जाएगा, फेस सेंटर पे जो एटम हम लोगों ने रखा, ये फेस सेंटर वाला एटम किसको टच करेगा, ये जो कॉर्नर पे हम लोग एटम को रखे इसको भी टच कर लेगा, ये जो कॉर्नर पे हम लोग एटम रखे इसको भी टच कर लेगा, इस कॉर्नर पे जो रखे, आप समझ पा रहे हो ना। मतलब मैं सिंपली क्या बताना चाह रहा हूँ कि अब जो है आपका मतलब कॉर्नर के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, कॉर्नर के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। अब जो एटम टच करने वाला है वो फेस डायगोनल के लॉन्ग क्या करने वाला है, टच करने वाला। आप समझ पा रहे हो ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो ये बस मैं एक फेस लेके बताया हूँ, मतलब ये क्यूब, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक फेस लेके बताओ। वैसे ही ये एटम किसको टच कर रहा होगा, ये चारों कॉर्नर वाले एटम को, मतलब हम लोग जिस फेस पे एटम को रख रहे हैं वो अपने चारों कॉर्नर वाले एटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। लाइक ये लेफ्ट वाले फेस पे रखे तो ये चारों एटम को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो यहाँ पे कॉर्नर के बीच में कोई कॉन्टेक्ट, कॉर्नर वाले एटम के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें जो हम लोग रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस जो कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज एज लेंथ, ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। एज लेंथ क्या है, यूनिट सेल का क्या है, एज लेंथ है, और आर इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाता है, ये आप लोग जानते हो कि फेस डायगोनल का लेंथ क्या होता है, √2a होता है। तो यहाँ से ये क्या आ जाता है, √2a = क्या होता है, 4r। तो ये क्वेश्चंस काफी पूछा जाता है कि आपको एज लेंथ दे देता है और रेडियस कैलकुलेट करना होता है, या फिर रेडियस दे देता है एज लेंथ कैलकुलेट करना होता है। तो ये FCC के लिए आया है, √2a = 4r। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर आप एज के अलॉन्ग क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एज के अलॉन्ग अब एटम का टच हो ही नहीं रहा है, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। FCC में क्या हुआ, जब हम लोग उतना ही साइज के एटम को रखे तो इनका, अब इतना ही बड़ा साइज को आप एटम को इसमें इंसर्ट करते हो तो ये सब का कांटेक्ट क्या होगा, हटेगा। आप समझ पा रहे हो ना। तो ये इस तरह से हम लोग एज लेंथ क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे रेडियस के फॉर्म में। लैटिस पॉइंट क्या होता है सर, लैटिस पॉइंट आपका क्या होता है, द पॉइंट एट विच एटम इज प्लेस्ड। तो आप लोग बताएं कितने पॉइंट पे हम लोग एटम को रख रहे हैं, कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। किसी क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। कितने फेस सेंटर होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस सेंटर भी होने वाले हैं। तो लैटिस पॉइंट कितना आने वाला है, 14 आने वाला है। व्हाट इज जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इज नथिंग बट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। जेड इफेक्टिव क्या होता है कि इफेक्टिवली किसी यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। अब मैं आपको थोड़ा कंट्रीब्यूशंस के बारे में आइडिया देता हूँ। इससे पहले भी अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि कॉर्नर वाले वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ठीक है। फेस सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। बॉडी सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। एज सेंटर वाले एटम का 1/4 होता है। तो यही चीज मैं आपको तो फेस सेंटर बता रहा हूँ, तो मैं कॉर्नर और फेस सेंटर को लेके बताऊंगा आपको, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम कर ले कि अच्छा एक चीज बता, किसी भी यूनिट सेल को हम लोग पढ़ रहे हैं तो यूनिट सेल तो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। अगर आप यूनिट सेल को बार बार रिपीट करते हो तो एक सॉलिड का क्या होता है, फॉर्मेशंस। तो आपको मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ। लाइक आप ऐसा एज्यूम कर ले कि जिस रूम में आप बैठे हुए हो, जिस रूम में अभी आप बैठे हुए हो, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। किधर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना। आप जिस रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप हमेशा ऊपर से देखें, तो ऊपर से फेस कैसा लगेगा देखने में, कुछ इस तरह से ये फेस होगा देखने में। आप समझ पा रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, रूम हो गया, जिसको ऊपर से देखने पे बस अपर वाला फेस दिखेगा, उसके कॉर्नर पे एटम है। लाइक ये वाला फेस है,
ये वाला फेस है और उसके हम लोग इस कॉर्नर का बात करें, ठीक है ना, इस कॉर्नर पे एक एटम क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए ये यूनिट सेल है, तो इसके बगल में भी यूनिट सेल होगा, इधर भी होगा यूनिट सेल, ऊपर में भी होगा, नीचे भी होगा, फ्रंट में भी होगा और बैक में भी, क्योंकि यूनिट सेल तो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, तो इंटायर लैटिस का क्या होता है, जनरेशन होता है, यही तो हम लोग पढ़े हैं। तो ये हम लोगों का रूम है, इसके बगल में भी रूम होने वाला है, आप समझ पा रहे हो ना, इसके इधर भी रूम होने वाला है, मतलब इसके इधर भी यूनिट सेल होने वाला है। अब देखिए ये हम लोगों का रूम है, इसके बगल वाला रूम, दो रूम हो गया। अब इन दोनों रूम के पीछे भी तो दो रूम हो सकता है, लाइक इधर भी तो दो रूम हो सकता है। तो आप देखोगे तो इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कॉर्नर वाला एटम का 1/4, लेकिन ये 4 रूम तो नीचे हो गया, आप समझ पा रहे हो ना, एक हम लोगों का रूम, एक बगल वाला रूम और 2 रूम इसके पीछे, तो 4 रूम हो गया, और 4 इसके ऊपर भी तो हो सकता है। तो आप इस कॉर्नर को देखोगे तो इस कॉर्नर पे जो आप एटम को पुट कर रहे हो, आप इस कॉर्नर पे जो एटम को पुट कर रहे हो, वो बेसिकली कितने यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है, 8 यूनिट सेल में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जी हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो कॉर्नर पे जो एटम होते हैं वो कितने यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है, 8 यूनिट सेल में। इस पॉइंट में अगर आपको दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, तो फिर मैं वहां पे आपसे चैट करूंगा, या फिर वहां पे आपके डाउट को मैं क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर से आप समझे कि आप समझ पा रहे हो ना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि एटम अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या होने वाला, 1/8। वो देखने के लिए एक एटम, ये देखने के लिए एक एटम है, बट ये जो एटम है एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ही इसका आ रहा है, आप समझ पा रहे हो ना। तो कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, डेट इज 1/8। अब फेस सेंटर में देखिए, अब जैसे देख रहे यही फेस है, अगर इस फेस के सेंटर पे आप एटम रखते हो तो कोई भी फेस कितने रूम से कॉमन होता है, 2 रूम से। अब जैसे 2 रूम है और उसको पार्टीशन करना है बीच में फेस, तो आप समझ पा रहे हो, तो अगर एक दीवार आप खड़ा कर देते हो तो 2 रूम में डिवाइड हो जाता है। तो कोई भी फेस कितने रूम से हो सकता है शेयर, 2 रूम से हो सकता है। तो उस फेस पे अगर आप एटम को रखते हो, जैसे इस फेस पे आप एटम को रखोगे तो कितने रूम में बढ़ जाएगा, एक इधर वाले रूम में, आधा इधर वाले रूम में, आधा इधर वाले रूम में। तो फेस सेंटर वाले एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 6 फेस सेंटर एटम होता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2। तो यहाँ से कितने आने वाला है, जेड इफेक्टिव 4 आने वाला है। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आप समझ पा रहे हो ना। तो आप याद रखेंगे फेस सेंटर क्यूबिक सेल में जेड इफेक्टिव कितना आता है, 4 आता है। फॉर ये इन्फॉर्मेशंस, अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ा है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आगे, तो फेस सेंटर यूनिट सेल में जितने एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। लाइक अगर फेस सेंटर यूनिट सेल में 4 एटम्स आ रहे हैं तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने आएंगे, 4, बट टेट्राहेड्रल वॉइड्स बिकम्स 2 टाइम्स। इट मींस इन एफसीसी टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज टोटल नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 8 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 4। आप समझ पा रहे हो ना। तो ये प्रूफ भी आगे होता है, तो वो अभी तो मैं सिंपल चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया हो कि कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और फेस सेंटर वाला का 1/2। एज वाला का मैं जब एज सेंटर पढ़ाते रहूंगा तो वहां पे बताऊंगा, बॉडी सेंटर जब मैं पढ़ाते रहूंगा वहां पे बताऊंगा। तो इस पार्ट में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। जेड इफेक्टिव हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आपको बोलता है कि किसी यूनिट सेल में आप वॉल्यूम ऑफ एटम कैलकुलेट करें, तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव। आप लोग जानते हो कि एटम जो है वो स्फीयर के फॉर्म में है, तो 4/3 पाई आर क्यू, आप समझ पा रहे हो ना, 4/3 पाई आर क्यू। तो जेड इफेक्टिव तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट रखा है, 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यू। तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर कैलकुलेट करते हो डेट इज ए क्यू। ए का रिलेशन हम लोग ने क्या लिखा है, 4r क्या लिखा है, √2। 4r/√2 का क्या हो जाएगा क्यू। तो यहाँ से हम लोग ने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये सब सिंपल कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, लाइक ए का वैल्यू दे दिए, आर का वैल्यू दे दिया और यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछ लिया, आर का वैल्यू दे दिया, वॉल्यूम ऑफ एटम पूछ लिया। अच्छा, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो इस यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितना एटम था, 4। तो 4 × 4/3 पाई आर क्यू हो गया। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोगों का पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज नथिंग बट पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पूरा ही लिख लेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज नथिंग बट दैट इज वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है 16/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, 16/3 पाई आर क्यू। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी कैलकुलेट कर रखा है, डेट इज 4r/√2 होल क्यूब, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई/√2
3√2, π/3√2। तो ये तो हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर लिया। अब एक होता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ये तो 6 नंबर पे आ गया। अब 7 नंबर पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें, लाइक अगर 7 नंबर पे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूँ पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम किसी यूनिट सेल में कितना पैक करके रखा हुआ है, तो डेट इज नथिंग बट पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आ जाता है 74%। जी हाँ, किसी भी मतलब हम लोग जो सॉलिड स्टेट में जो यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, इट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। 74% क्या होता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। फेस सेंटर की क्यूबिक यूनिट सेल का सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आता है जब आप सिंपल के लिए कैलकुलेट करते हो, तो वो इससे कम आता है। बॉडी सेंटर के लिए 68% आता है, सिंपल के लिए 52 के आसपास आता है परसेंट, और एफसीसी के लिए क्या आता है? 74%। जब मैं आगे एचसीपी आपको पढ़ाते रहूंगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो वहां पे भी 74% आता है। मतलब 3D में मैक्सिमम एटम का जो पैकिंग होता है वो क्या होता है? 74%। तो यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट हो गया। तो अगर 8 नंबर में हम लोग कैलकुलेट करना चाहे परसेंटेज वाइड, परसेंटेज वाइड का मतलब क्या है? खाली जगह। अब जैसे देख ले कि जैसे ये एटम को हम लोग प्लेस किए थे तो इसमें कुछ कुछ खाली जगह भी तो बच रहा है, ये सब खाली जगह भी तो बच रहा है। तो ये बोल रहा है कि इसमें कितना खाली जगह बच रहा है, कितना एम्प्टी स्पेस बच रहा है। तो डेट इज 100 माइनस 74%, डेट इज कितना आ जाएगा? आप लोग बताएं कितना आ जाएगा? 26% आ जाएगा। मतलब ये एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें परसेंटेज एम्पिटनेस या फिर परसेंटेज वाइड क्या होता है? सबसे कम आता है, डेट इज 26%। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12 होता है। इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है और मैं थोड़ा आपको समझाने का भी कोशिश करता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? किसी भी यूनिट सेल में किसी पर्टिकुलर एटम को कितना एटम टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आने का मतलब क्या है कि इसमें जो एटम प्रेजेंट होगा, कोई किसी भी एटम को उठा ले, लाइक फेस सेंटर वाले एटम को उठाएं तो उसको टोटल 12 एटम टच कर रहा होगा। तो आप बोल रहे हो कि सोच रहे हो कि सर आप ये क्या बोल रहे हो? अभी अभी आपने बताया था कि सर ये जो सेंटर वाला जो एटम है इसको बस 4 कॉर्नर वाले एटम टच कर रहा है, तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होना चाहिए, तो सर 12 कैसे हो गया? तो अब इस चीज को मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ आपको। एक बात बताएं आप, ये पूरा डिस्टेंस क्या है? √2a है। ये पूरा डिस्टेंस क्या है? √2a। तो इसका हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डेट इज इसका अगर हाफ डिस्टेंस का अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? √2a बाई क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? √2a बाई 2। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इस डिस्टेंस को, एक बात बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सेंटर पे जो एटम है ना, ये 4, इससे जो 4 फेस जुड़ा हुआ है, लाइक लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, नीचे वाले को छोड़ के, जैसे टॉप फेस है तो नीचे वाले को छोड़ के, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला जो फेस सेंटर है ये इन चारों फेस वाले एटम को भी टच करता है। लाइक ऊपर वाला जो फेस सेंटर है तो वो नीचे वाले को छोड़कर ये 4 फेस सेंटर वाले एटम को भी टच करता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं प्रूफ भी अभी कर दूंगा। लाइक अगर आप बैक फेस लेते हो, अगर ये फेस लेते हो तो सामने वाले फेस सेंटर वाले एटम को छोड़ के बाकी जो 4 फेस सेंटर पे जो एटम उसको ये क्या करता है? टच करता है। अब इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर ये डिस्टेंस, अगर √2a बाई 2 अगर ये डिस्टेंस प्रूफ कर दे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप एक बात बताएं, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इस कॉर्नर से देखें, लाइक अगर इससे देखें, यहाँ से ये डिस्टेंस a/2 पे होगा। ये एटम कितना डिस्टेंस पे होगा? a/2। वैसे ये एटम कितना डिस्टेंस पे होगा? a/2 डिस्टेंस पे होगा। आप समझ पा रहे हो ना? a/2 डिस्टेंस पे होगा। तो जब आप इसको फाइंड करते हो पाइथागोरस लगा के, तो क्या हो जाएगा? a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाता है, डेट इज √2a बाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोगों ने ये भी प्रूफ कर लिया कि ये जो एटम है, मतलब हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया कि अगर किसी फेस सेंटर वाले एटम को देखे, लाइक हम लोग बैक फेस को देखते हैं, तो इन चारों कॉर्नर वाले इस फेस सेंटर का जो कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, उस कॉर्नर वाले एटम को तो टच कर ही रहा है, साथ में उससे जुड़ा हुआ जो 4 फेस है उसके एटम को भी क्या करने वाला? टच करने वाला है। लाइक अगर हम लोग इसका बात करें तो ये 4 कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा, साथ में इससे कौन कौन फेस जुड़ा हुआ है? एक फ्रंट फेस, बैक फेस, टॉप फेस और बॉटम फेस। तो उन चारों फेस सेंटर वाले एटम को भी ये एटम क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। मतलब जिस फेस सेंटर का आपको देखना है उसके सामने फेस सेंटर वाले को एटम को टच नहीं करेगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो फेस रहेगा उसको टच कर लेगा। ठीक है? तो अभी भी हम लोग अगर इस एटम को देखें तो ये 4 कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है, साथ में किसको टच कर रहा है? इसको टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा होगा,
इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा होगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब वो किसी भी आप एटम को देखोगे ना तो उसके सामने फेस वाला को वो टच नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाले के लिए डिस्टेंस क्या होता है, ए होता है, लेकिन हम ये टच कितना डिस्टेंस पे करता है, √2a/2 डिस्टेंस पे करता है। इसलिए हम लोग ने ये डिस्टेंस √2a/2 प्रूफ कर लिया है, इसीलिए हम लोग कंसीडर करें कि ये टच कर रहा है। तो अभी भी 8 हुआ। तो आप लोग बताए यूनिट सेल को हम लोग कितने से हम लोग देखते हैं, 8 यूनिट सेल से देखते हैं। अभी मैं आपको बताया था यहाँ पे 8 यूनिट सेल से देखते हैं। तो इसके ऊपर भी तो एक क्यूब होगा, तो ये फेस सेंटर ऊपर वाले का भी 4 फेस सेंटर पे जो एटम होगा, इस तरह से जो हम लोग क्यूब ऊपर की तरफ बनाएंगे, इस तरह से जो ऊपर की तरफ हम लोग क्यूब बनाएंगे, आप समझ पा रहे हो ना, इस तरह से जो क्यूब बनाएंगे, इस तरह से हम लोग इस तरह से बनाएंगे, तो उनका भी जो 4 फेस सेंटर होगा, ये एटम उन चारों को भी क्या करेगा, टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइनली हम लोगों ने क्या कर लिया, 12 कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो ये बात आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप इसको नोट करें। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग गैदर किए। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं नीट 2012 में जो आया है, ठीक है ना। उन्होंने बस पूछा था कि एक उन्होंने कहा था कि ए एटम इज क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ इज इक्वल टू 408 पिकोमीटर। 408 पिकोमीटर उन्होंने दिया था। देन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द एटम। आप समझ पा रहे हो ना, मैं सिंपली मतलब उन्होंने यूनिट सेल का एज लेंथ दिया था और उन्होंने क्या पूछा था, डायमीटर ऑफ एटम पूछा था। क्या पूछा था, डायमीटर। तो अब देखिए एफसीसी यूनिट सेल है, तो आप लोग जानते हो कि एज लेंथ अगर गिवन है तो हम लोग आर कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट इज आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो √2a 408 अपॉन क्या हो जाएगा, 4। तो ये तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर ले, हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डेट इज 2r। डी क्या हो जाएगा, 2r। आप समझ पा रहे हो ना। तो ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, आप लोग बताए √2 408 अपॉन क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 204। तो कितना आ जाएगा, 204 √2। आप चाहे तो पॉइंट वगैरह में भी क्या कर सकते हो, पिकोमीटर पॉइंट वगैरह में भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो होपफुली इस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस और भी जेईई और नीट में पूछा हुआ है, तो आप ये ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चंस नीट 2012 के थे। ठीक है, नीट 2012। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आज की क्लास में आपको डाउट है या फिर किसी भी पार्ट्स में, सॉलिड स्टेट के पार्ट्स में अगर आपको डाउट रहता है, किसी टॉपिक को आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर इसमें आपको कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशंस मिले हैं, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।